हम सभी ने कभी न कभी ऐसे फैसले लिए हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हुआ हो। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे दुनिया के सामने एक अपराधी बना दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आपके सामने एक ऐसी चोरी की कहानी लेकर आया हूं जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। ये सिर्फ एक चोरी की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने इरादों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है टोनी कार्लियो से, जो पुएब्लो में रहता था। उसने 16 महीने पहले लास वेगास में यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में पढ़ाई के लिए कदम रखा था। उसकी आंखों में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। उसने अपनी जिंदगी को सीधा साधा रखने की पूरी कोशिश की। टोनी कार्लियो एक अच्छे घर का लड़का था। उसके पापा एक जुजू थे, सौतेले पिता बिजनेसमैन और उसके अंकल एक पॉलिटिशियन। टोनी जानता था कि उसके परिवार के पास सब कुछ था, शानदार सूट, शानदार कार्स, खूबसूरत घर, और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। लेकिन टोनी को मेहनत का रास्ता पसंद नहीं था। वह एक आसान रास्ता चाहता था जिससे वह जल्दी से पैसे कमा सके, बिना संघर्ष के, बिना इंतजार के। अपने 20 सालों में टोनी ने कोलोराडो के पुएब्लो में अपने दिन बिताए। उसे कम उम्र में ही फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई, बार और लिमो बिजनेस। लेकिन टोनी, जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था, उसने इस बिजनेस के साथ साथ वीड और कोकीन बेचने का काम भी शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके पापा को इस बारे में पता चल गया। जब ये रास्ता बंद हो गया तो टोनी ने लोगों के घरों की छतों की मरम्मत का काम शुरू किया। लेकिन ये भी सिर्फ कुछ दिनों तक ही चला। टोनी की जिंदगी में स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं थी। हर बार वह एक नई शुरुआत करता, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता। उसकी बेचैनी, उसकी अधूरी ख्वाहिशें और तेजी से पैसे कमाने की उसकी चाहत उसे बार बार नई राहों पर ले जाती। और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसने उसे दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार किया। आखिर ऐसा क्या किया टोनी ने? टोनी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे किराए पर लगाई और बड़ा लोन लिया, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी बची खुची प्रॉपर्टी भी बेच दी। उसने अपने घर को नीलामी में डाल दिया। उस समय उसकी जिंदगी का हर सपना बिखर चुका था। वह टूट चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। 2009 में टोनी ने किसी तरह अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी बाकी बची प्रॉपर्टी को बेचकर $30,000 जमा किए। अब वह अपने होम टाउन को छोड़कर लास वेगास के लिए निकल पड़ा, जहां वह एक नई शुरुआत कर सके। डॉक्टर बनने का सपना और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की चाहत उसके दिल में जल रही थी। उस पर सब कुछ हार जाने का बोझ था, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद भी थी, एक नया सपना जो उसे जिंदा रहने की ताकत दे रहा था। हर कदम के साथ वह अपने अतीत से दूर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन लास वेगास में आते ही टोनी ने कुछ सेमेस्टर तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। भले ही नए शहर की तंगी और ड्रग्स के नशे के बावजूद उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और कई दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर थे, जो टोनी के पैसों से प्यार करती थीं। लेकिन इसके बावजूद लॉस वेगस की चमक धमक में रहते हुए भी टोनी अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कैसीनो में जाना शुरू कर दिया। 2010 के नवंबर के अंत तक, जब टोनी को लास वेगास आए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं जब उसके कॉलेज की 2 महीने की छुट्टी शुरू हुई। उस समय टोनी को लगा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहा है। वह खोया हुआ महसूस कर रहा था, एक ऐसा शख्स जो हर तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर से खाली था। वह सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैंने इस सब के लिए ही इतने सपने देखे थे? ये सवाल उसके दिल में बार बार उठते थे। अपने अंदर के इस खालीपन को भरने के लिए टोनी ने कुसीनों की दुनिया में और गहराई से डूबने का फैसला किया। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रास्ता उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगा। टोनी के पास बहुत सारा खाली समय था और उस वक्त को भरने के लिए उसने कसीनो जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह अपने पैसे का आधा हिस्सा हार चुका था। अब उसके पास सिर्फ $12,000 बचे थे और उसने ये पैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी लगाने के लिए लास वेगास के सबसे फेमस कसिनो बेलाजियो में एक स्टॉक पोकर गेम में लगा दिए। यह उसकी जिंदगी की आखिरी कोशिश थी, एक आखिरी दांव जिसने उसके दिल में गहरी खामोशी भर दी थी। कसीनो के अंदर लोग बस एक शराबी के इंतजार में थे, जो कोई बेवकूफी करे और सब कुछ हार जाए।
कुछ ही घंटों में टोनी ने $6,000 खो दिए। रात के करीब 12 बजे उसने ब्लैक जैक की ओर रुख किया और अपनी सारी बची हुई रकम टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि अब केवल एक ही खेल बाकी था और उसकी पूरी दुनिया इस एक पल पर निर्भर थी। 1 घंटे से भी कम समय में डीलर ने टोनी को उसके आखिरी डॉलर से भी बेदखल कर दिया। वह रात उसकी जिंदगी के सबसे बुरे पल की शुरुआत थी, जब उसकी हर उम्मीद और सपना चूर चूर हो गया था। इस कहानी का सबसे कठिन पल वो था जब कैरलियो अगले दिन सुबह उठे। उनके दिल में एक अजीब सी बेताबी थी। वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहते थे। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों को फोन किया जो ड्रग्स से जुड़े थे और उनसे पूछा कि क्या कोई उनके पास रखी ऑक्सीकॉन्टिन खरीदना चाहता है। एक डांसर जिसे वो जानते थे ने $800 की गोलियां खरीद ली। कैरलियो ने तुरंत वो पैसे उठाए और बेलाजियो की ओर चल दिए, जहां वो सारे पैसे फिर से एक पोकर गेम में लगा दिए। पोकर की टेबल पर कार्लियो की नजर एक पतले दुबले यूरोपीय लड़के पर पड़ी, जिसने सैंडल और शॉर्ट्स पहन रखे थे। वो लड़का क्राउन रॉयल बैग से $5,000 के चिप्स निकाल रहा था। कार्लियो को लगने लगा कि वो इस लड़के को हराकर वो बैग हासिल कर सकते हैं, और अगर वो उस बैग को पाले तो उनकी जिंदगी का हर दर्द, हर तकलीफ शायद खत्म हो जाती। क्या होगा अगर मैं बस टेबल के पार हाथ बढ़ाकर इन्हें उठा लूं? इस खतरनाक ख्याल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और शायद उन्हें वो बना दिया जो वो आज हैं। टोनी के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्यों ना मैं इन चिप्स को चुरा लूं। देखो, आमतौर पर कसीनो के चिप्स की कोई खास कीमत नहीं होती, वो तो बस प्लास्टिक के सिक्के होते हैं। मगर बहुत से लोग इन चिप्स पर अपनी उम्मीदें रखते हैं, जीतने की, अमीर बनने की। इन्हीं चिप्स में लोग अपने सपनों को देखते हैं, अपनी जिंदगी बदलने की चाहत रखते हैं। जब कोई इंसान ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां वो प्लास्टिक के टुकड़ों में भी अपना भविष्य देखने लगता है, तो समझो वो अपने आप से हार चुका होता है। और टोनी की यही हार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन गई। 2 रात बाद कार्लियो को एक मैसेज मिला जिसमें उसे सन कोस्ट कसीनो में पोकर गेम के लिए इनवाइट किया गया था। ये कसीनो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। कार्लियो के दिमाग में जो ख्याल चल रहा था, उसके लिए सन कोस्ट बिल्कुल सही जगह थी। वहां से पोकर रूम के कैशियर से बाइक पार्किंग के पास के साइड एंट्रेंस तक बस 20 यार्ड का फासला था। कार्लियो याद करते हुए कहते हैं, मैं अब उस सनकोस्ट गेम में खेलने का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने जो कर सकता था वो किया। मैंने उसे लूट लिया। वो वहां से निकल चुके था, इससे पहले कि सिक्योरिटी या पुलिस वहां पहुंच पाती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, $19,000 की पैसे नहीं थे जो लूटे थी, बल्कि यह एहसास था कि एक कसीनो को लूटना कितना आसान था। टोनी को ऐसा लगने लगा कि अगर मैं ये एक बार कर सकता हूं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसे फिर से कर सकता हूं। लेकिन क्या वो ये सोचते वक्त ये जानता था कि हर बार ये रास्ता उसे और गहराई में धकेलता जाएगा? एक बार की जीत ने उसे अपनी लिमिट्स भूलने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि सब कुछ उसके बस में है, लेकिन हर बार के साथ वो अपनी इंसानियत से, अपनी सच्चाई से और दूर होता चला गया। 5 दिन बाद कार्लियो ने बेलाजियो को निशाना बनाया। बेलाजियो को लूटकर कार्लियो ने वो हासिल कर लिया था जो वो 10 सालों से कोशिश कर रहा था। उसने खुद को करोड़पति बना लिया था। लेकिन एक गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। क्योंकि उसने पैसे की जगह चिप्स चुराए थे, वो असल में सिर्फ बेलाजियो कसीनो के अंदर ही करोड़पति था। वो चिप्स को पैसे में बदलने के लिए उसे हर बार अपने डर से लड़ना पड़ता। उसे कसीनो के पार्किंग में अपनी कार खड़ी करनी होती, कसीनो की लिफ्ट में चढ़ना पड़ता और कसीनो के फर्श पर चलते हुए हजारों कैमरों की नजरों के नीचे से गुजरना पड़ता। उसे उन चिप्स को कसीनो के कैशियर के हाथों में सौंपना पड़ता और उम्मीद करनी होती कि वो उसे पैसे देंगे, ना कि पुलिस को बुलाएंगे। और क्योंकि एक साथ बहुत सारे चिप्स भुनाने से शक पैदा हो सकता था, उसे ये काम बार बार करना पड़ता। टोनी ने जब पोकर रूम की ओर जाने वाले अपने रास्ते पर नजर दौड़ाई, तो उसे कोई भी खतरे का संकेत नहीं दिखा। कहीं भी उसके वांटेड पोस्टर नहीं थे। न ही कोई डीलर या सिक्योरिटी गार्ड उसे उन हजारों और जुआरियों से अलग समझ रहा था जो अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए थे। जब वो अंदर गया और किसी ने उसे पकड़ा नहीं, तो अच्छा लगने लगा। उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं। कालियो ने खुद को एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की सीट पर पाया और सन कोस्ट की डकैती से मिले
$100 के बिलों से खेल शुरू किया। अगर बाकी खिलाड़ियों ने उस पर ध्यान दिया तो सिर्फ इसलिए कि वो उसका पैसा जीतना चाहते थे। रात गहराती गई और धीरे धीरे कैर्लियो ने कुछ चुराए हुए $5000 के चिप्स अपने स्टैक में मिला लिए। कसीनो ये ट्रैक नहीं करता था कि पोकर में कौन जीता और कौन हारा, और रात के अंत में जब कैशियर ने उसकी आईडी और प्लेयर कार्ड मांगे तो कार्लियो को पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कार्लियो ने जान लिया था कि चुराए गए पैसे को वाइट कैसे किया जाता है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। उसे ये बार बार करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे डर था कि कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। और तभी 3 रात बाद जब टोनी कसीनो में उसी टेबल पर जहां हो हारा था अपने पैसे को सफेद कर रहा था, तब तक बाइकर्स बैंडिट की कहानी हर जगह फैल चुकी थी। लोकल टीवी चैनलों पर कार्लियो की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई जा रही थी, जिसमें वो अपनी चश्मे वाले हेलमेट में कसीनो के अंदर से अपनी बाइक की ओर दौड़ते हुए दिख रहा था। जब कार्लियो ने कुछ दांव लगाए और डीलर्स के लिए ब्लैक चिप हार्ड 8 पर रखी तो पूरी टेबल पर यही चर्चा हो रही थी। हर कोई बस यही बात कर रहा था, उसकी हिम्मत, उसकी चोरी की कहानी, जैसे यह सब उसके आसपास के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। तुम्हें लगता है कि वो आदमी बच जाएगा? किसी ने पूछा। वो आदमी पागल है, बिल्कुल, वो पकड़ा जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो? वो एक जीनियस है, मुझे यकीन है वो अब तक बहुत दूर जा चुका होगा। एक तरफ कुछ लोग उसकी गिरफ्तारी का पूरा विश्वास रखते थे, मानो उसके अपराध का अंत हो। दूसरी ओर कुछ लोग उसे एक सच्चे जीनियस के रूप में देख रहे थे, मानो उसकी चालाकी उसे कभी न पकड़े जाने की गारंटी देती हो। नए साल की शाम थी और टोनी ने अपने पुराने दोस्त एलेक्स को कोलोराडो से बुलाया था। 2011 करीब आ रहा था। एलेक्स और एक महिला जिसे टोनी ने उसी दिन बेलाजियो गिफ्ट शॉप से मिला था, दोनों टोनी को एक ब्लैक जैक टेबल पर बर्बाद होते देख रहे थे। टोनी $10,000 हाथ की बाजी लगा रहा था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एलेक्स और उस महिला ने उसे टेबल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने उन्हें गुस्से में वहां से हटने को कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब नए साल की पहली रात को लॉस वेगस के आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, तब भी टोनी वहां उस टेबल पर झुका हुआ था, अपने खोए हुए पैसे वापस पाने की कोशिश में। और देखते ही देखते उसने सारे चिप्स और कैश गंवा दिए। एलेक्स को लगता है कि उसने $1,00,000 से ज्यादा खो दिए थे। हो दोनों नशे में डूबे हुए थे, तो हमारा सोचने समझने का तरीका भी धुंधला हो चुका था। उस समय तक टोनी खुद को लगभग 8 ऑक्सीकॉन्टिन की गोलियां हर दिन सूंघा या स्मोक कर रहा था, और जब नींद आने लगती तो कोकीन की लाइन भी मारता था। एलेक्स बताता है कि टोनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी, आंखें अंदर धंस गई थीं। जब एलेक्स को वापस कोलोराडो के लिए उड़ान भरनी थी तो कार में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। एलेक्स ने उसे कहा कि उसे इन ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो खुद को मार डालेगा। लेकिन टोनी से कोई खास जवाब नहीं मिला। बस उसने धीरे से स्वीकार किया कि हाँ, उसे सच में इस सब से रुकना चाहिए। दोनों थोड़ी देर के लिए रोए और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। लॉस वेगस के डिटेक्टिव्स सैम स्मिथ और जैसन नेल्सन बाइकर बैंडिट की तलाश में कई गलत सुरागों का पीछा कर रहे थे, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना अभी बाकी था। जब पुलिस के पास ढेरों टिप्स आ रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें सही दिशा में नहीं ले जा रहा था। एक हफ्ते बाद एक सल्वेशन आर्मी के बेल रिंगर ने $25,000 का चिप कैश कराने की कोशिश की, जो किसी ने उसके बकेट में डाल दिया था। उसे पकड़ लिया, लेकिन वह आदमी जिसने उसे चिप दी थी उसकी पहचान नहीं कर सका या नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर पुलिस की मुलाकात हुई उस इंसान से जिसे वे बाद में लियो कहने लगे। लियो बेलाजियो में पोकर डीलर था और उसने दावा किया कि उसे पता था कि चोर कौन है। लियो न्यू जर्सी का रहने वाला था, डिटेक्टिव स्मिथ ने कहा। वह एक बहुत ही तेज तर्रार, बेहद उत्साहित रहने वाला इंसान था। लियो ने पुलिस को उस आदमी का नाम बताया जिसने ये सब किया था। उसने कहा, उसका नाम टोनी कार्लियो है। डिटेक्टिव नेल्सन को पता चला कि टोनी के पास बाइक चलाने का लाइसेंस था। उसने 1 साल पहले ही बैंकरप्ट घोषित किया था और अचानक से वो बड़े पैमाने पर जुआ खेलने लगा था। एक के बाद एक खतरे की घंटी बजती जा रही थी, नेल्सन ने कहा। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। टोनी को हम सीधे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि टोनी के पिता जॉर्ज असद लास वेगास के मौजूदा जज थे। फिर पुलिस ने टोनी पर निगरानी शुरू की। 13 जनवरी को उन्होंने टोनी के फोन ट्रैक किया, उसकी सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया।
और जब उन्होंने टोनी के पिछले 4 साल के कैसीनो रिकॉर्ड्स को देखा, तो पता चला कि लूट से पहले उसने केवल $2,900 हारे थे, लेकिन लूट के बाद 1,05,000 हार चुका था। इस समय तक टोनी ने बेलाजियो के आसपास ही रहना शुरू कर दिया था, सिवाय उन चिप्स को लेने के जो उसने दोस्तों के पास छिपा रखे थे, या कैश को एक बैंक के सुरक्षा बॉक्स में डालने के लिए। एक समय था जब बॉक्स में $1,00,000 से ज्यादा की काली रकम थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने सिर्फ $20,000 बुझाए थे। लूट में उसने $4,00,000 के चिप्स चुराए थे। टोनी के पास अभी भी $1,00,000 से ज्यादा की रकम थी, लेकिन ये सभी बेकार हो चुके थे। उसने सोचा कि शायद वो बड़े नाम के पोकर जैसे फिल आइवी के साथ डील कर सके, ताकि बेलाजियो उसे एक बड़ी रकम का मालिक मान सके। लेकिन टोनी अकेला नहीं था। पोकर फॉर्म 2+2.com पर किसी ने बेलाजियो की लूट के बारे में एक थ्रेड शुरू किया और चिप्स को बेचने के तरीके पर चर्चा की। टोनी ने इस चर्चा को करीब से फॉलो किया और ओशन स्प्रे 25 नाम से एक अकाउंट भी बनाया। यह एक ऐसी वेबसाइट थी जहां कोई भी इंसान अपनी सोच या पोस्ट डाल सकता था। एक दिन ब्रुक्स नाम के आदमी ने मजाक में एक कमेंट किया, इतने बड़े $2 मिलियन के हीस्ट के बाद सबसे बड़े कैसीनो से चिप्स बेचना तो बहुत ही हाई प्रोफाइल काम है। उसे लगा कि यह बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ। कुछ देर बाद ब्रुक्स के उस कमेंट पर एक रिप्लाई आया और उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही टोनी ने ब्रुक्स के कमेंट को देखा, एक अजीब और खतरनाक खेल की शुरुआत हो गई। उसने ब्रुक्स को प्राइवेट मैसेज किया, क्या तुम $5,000 के बदले $25,000 का सौदा करोगे? और अगर ज्यादा हो सके तो कितने संभाल पाओगे? ब्रुक्स के लिए यह सब किसी रहस्य से कम नहीं था। ब्रुक्स हैरान था। यह बहुत बड़ी बात थी। लास वेगास के सबसे बड़े कसीनो से $1 मिलियन की चोरी की चिप्स बेचना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मैसेज यहीं खत्म नहीं हुआ। टोनी ने एक फोन नंबर दिया और ब्रुक्स ने उसे फोन किया, शायद सिर्फ अपनी मन को शांत करने के लिए। 15 मिनट की इस बातचीत में टोनी ने चोरी के बारे में कुछ ऐसा बात आया जिनसे ब्रुक्स का मन और भी उलझ गया। लेकिन ब्रुक्स ने एक सबूत की मांग की। बातचीत के बाद टोनी अपने कंप्यूटर पर गया और ब्रुक्स को एक तस्वीर भेजी। इस तस्वीर में दो $25,000 चिप्स थे जो एक पेपर पर रखे थे, और उस पेपर पर एक शब्द लिखा था, बाइकर बैंडिट। ब्रुक्स ने तुरंत कसीनो और पुलिस से संपर्क किया और सारी बातें बता दी। पुलिस ने जब उस ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो जो सामने आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। आईपी एड्रेस वहीं का था जहां टोनी रह रहा था। अब पुलिस की चिंता और बढ़ गई थी। जिस व्यक्ति की तलाश में वे थे वह उनके सामने ही था, लेकिन सवाल यह था कि अब वे उसे कैसे पकड़ेंगे। कुछ दिनों बाद टोनी वेनिशियन कैसीनो में $1,500 के पोकर टूर्नामेंट में खेल रहा था। वहां मौजूद प्लेयर्स अपने हेडफोन और हुडी में मग्न थे और टोनी उनसे हरा रहा था। लेकिन उस दिन किस्मत टोनी के साथ थी। डिनर ब्रेक तक उसके पास इतनी चिप्स इकट्ठी हो चुकी थीं कि उसे लगने लगा कि शायद वह जीत के करीब पहुंच गया है। जैसे ही वह कुछ खाने और थोड़ी शांति पाने के लिए बाहर जाने लगा, एक मोटा उम्रदराज आदमी धीरे धीरे उसके टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। वह आदमी डीलर को जानता था और कुछ देर इधर उधर की बातें की। फिर उसने आखिरकार खुद को टोनी से मिलवाया। उसका नाम डॉ कियान काव्य था और कहीं से उसने सुन रखा था कि टोनी के पास 25,000 के चिप्स बिक्री के लिए हैं। ये वह पल था जब टोनी को लगा कि खेल बदलने वाला है। जब टोनी पहली बार डॉक्टर से मिले तो उनके मन में थोड़ी सी शंका थी, लेकिन डोमिनिक के सामने आते ही एक अलग ही कनेक्शन महसूस हुआ। डोमिनिक लंबा, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे वो इटालियन अमेरिकन रुतबा जो टोनी खुद में देखना चाहते थे। टोनी ने खुद को संभालते हुए बातचीत को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने डोमिनिक से आईडी दिखाने की मांग की, और जब डोमिनिक ने बदले में उनकी आईडी देखने की बात कही तो वो थोड़े नरम पड़े। लेकिन जब डोमिनिक ने $10,000 कैश ऑफर किया तो टोनी ने थोड़ा ठिठक कर कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं यार, थोड़ा धीरे चलो। डोमिनिक ने मुस्कुराते हुए सब्र से काम लिया। उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया। वो न्यूयॉर्क में लोन शार्किंग के बिजनेस में थे और अब लास वेगास में एक नया क्रू बनाने की सोच रहे थे। शायद टोनी को भी उनकी टीम में शामिल होना चाहिए। अगले कुछ दिनों में टोनी और डोमिनिक के बीच कई मुलाकातें हुईं।
धीरे धीरे टोनी ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। डोमिनिक लॉस वेगस के उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिनके साथ टोनी अक्सर रहते थे, और टोनी को उस समय इमोशनल कनेक्शन की जरूरत थी, जो केवल ड्रग्स के लिए नहीं बल्कि किसी और मजबूत रिश्ते से बना हो। वो दोनों साथ में ब्लैक जैक खेलते और कॉलेज फुटबॉल गेम्स पर बेटिंग के बारे में टेस्ट मैसेज में बात करते। प्राइम स्टेक हाउस में हजारों डॉलर के डिनर और वेगस के स्ट्रिप क्लब्स के बैक रूम्स में दोनों ने मिलकर उन क्रैनबेरी चिप्स के सौदे की बारीकियों पर चर्चा की। लेकिन क्या ये नया रिश्ता टोनी के लिए सही साबित होगा? क्या ये दोस्ती उसे उस अंधेरे रास्ते से बाहर निकाल पाएगी जहां वो लगातार फंसता जा रहा है? 30 जनवरी की उस रात डोमिनिक ने एक रेस्टोरेंट की टेबल पर टोनी की ओर एक वाइन की लिस्ट खिसकाई। मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ खास चीजें हैं, देख लो। टोनी ने जब उस मेनू को खोला तो अंदर $10,000 कैश और छोटे डिनोमिनेशन के चिप्स रखे हुए थे। टोनी ने तुरंत पैसे अपनी जेब में डाल लिए और एक $25,000 का चिप डोमिनिक को वापस थमा दिया। अगले 2 दिनों में वेगस के अलग अलग रेस्टोरेंट और कैसीनो के बाथरूम में टोनी ने अपने नए दोस्त को $1,00,000 की चोरी की हुई क्रैनबेरी चिप्स बेच दी। लेकिन 2 फरवरी को दोनों की आखिरी मुलाकात बेलाजियो के एक बाथरूम में हुई, जो पोकर रूम से ज्यादा दूर नहीं था। डोमिनिक फिर टेबल से उठे और अपने रास्ते चले गए। डोमिनिक के चेहरे पर एक अजीब सी परछाई उभर आई। उसने बिना एक शब्द कहे चिप्स ले लिए और फिर बिना पीछे देखे कैसीनो की भीड़ में खो गया। उस पल टोनी को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो गया है। वो पल अचानक बदल गया जब 6 मेट्रो पुलिस अफसर बाथरूम के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आए। वे चीख चीख कर टोनी से फर्श पर गिरने और उसके हाथ पीछे करने का आदेश दे रहे थे। अचानक किसी ने टोनी के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। टोनी का घुटना एक ओर झुक गया और उसका सिर ठंडे बाथरूम के फर्श पर जोर से आ लगा। पुलिस के सख्त हाथों और उस दर्दनाक मुठभेड़ के बीच टोनी की दुनिया मानो धुंधली हो गई थी। दर्द और गड़बड़ी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। इस अंधेरे में टोनी को एहसास हुआ कि सब कुछ अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। डोमिनिक, असल में लॉस वेगस के पुलिस अफसर माइक जेनारो थे। डॉ काव्य, जो जेनारो के दोस्त थे और एक साधारण पोकर प्लेयर भी थे, ने टोनी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में मदद करने का फैसला किया था। जेनारो ने अपने बिजनेस को न्यूयॉर्क के एक क्राइम फैमिली के FBI जांच के हिस्से के रूप में अंडरकवर रहकर सीखा था। जो पैसे और चिप्स जेनारो ने टोनी की क्रैनबेरी खरीदने और जुए में लगाने के लिए इस्तेमाल किए, कुल मिलाकर $50,000 वो बेलाजियो ने उसे उधार दिए थे। 7 हफ्तों बाद जब टोनी बेलाजियो से $1.5 मिलियन के चिप्स के साथ बाहर दौड़ा, उसे एक सर्विस एंट्रेंस से खींचकर कैसीनो से बाहर लाया गया और शहर के केंद्रीय बुकिंग में ले जाया गया। उस पल टोनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सब कुछ छोड़कर अपने सपनों की दुनिया को टूटते हुए देख रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि वह अब अपने ही जाल में फंस चुका है। टोनी की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद उनके पिता, जो एक म्युनिसिपल कोर्ट जज के रूप में फिर से चुनाव में थे, ने एक बयान जारी किया। मैं कह सकता हूं कि एक अभियोजक और जज के रूप में मैंने हमेशा महसूस किया है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन टोनी के सन कोस्ट और बेलाजियो की डकैतियों में दोषी मानने से 1 हफ्ता पहले जॉर्ज असद को जज की कुर्सी से हटा दिया गया। टोनी को नेवाडा के लवलॉक करेक्शनल सेंटर, उसी जेल में जिसे अभी ओजे सिम्पसन भी रखे हुए हैं, 9 साल की सजा सुनाई गई। एक पल जब वह सोचते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को निराश किया, तो अचानक उनके आंसू बहने लगते हैं। लेकिन बार बार वह अपनी योजना को पूरा करने में असफल होने का अफसोस भी जताते हैं। देखो, मुझे पता है कि मुझे उन $25,000 के चिप्स को फेंक देना चाहिए था, वह एक पल कहते हैं। लेकिन कौन $1 मिलियन को फेंक सकता है? यह सबसे पुराना जुआरी का अफसोस है। जब मेरे पास मौका था तो मैंने क्यों नहीं हटा लिया? जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं टाल सकते। ये फैसले कभी कभी हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। टोनी का जीवन भी इसी कड़वी